नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के कई जिलों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या बन गई है। वहीं बठिंडा में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से 3 मकानों की छत भी गिर गई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बठिंडा में सड़कों का बुरा हाल हो रखा है, जलभराव हो रखा है। बरसात के चलते बीते 2 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे, पानी की निकासी को लेकर भी बात कही गई थी, लेकिन कोई भी यहाँ पर दावे सही साबित होते नहीं नजर आ रहे हैं। दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना तो नगर निगम की तरफ से, ना ही प्रशासन की तरफ से। यहाँ तक कि घरों की छतें भी गिरी हैं, जिसके चलते 12 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं बठिंडा में हुई तेज बारिश के बाद इलाकों की क्या स्थिति बनी हुई है और लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। बठिंडा में पिछली देर रात तो हो रही बारिश तो बाद जिहड़ा हैगा शहर का बुरा हाल है। बठिंडा के कई इलाके जिहड़े पानी नाल डुबे हुए हैं। अज तुहानूं असीं बठिंडा के परशाम नगर के जिहड़े दृश्य दिखा रहे हैं। साडे बठिंडा के जिहड़े हैगे हालात किस तरह के ने, साडे नाल साबका जिहड़े हैगे आ MC विजय कुमार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हां नाल गलबात कर रहे हैं। की कहना चाहोगे जी बरसात के पानी लैके? पानी के हालात तुसीं देख रहे हो, सारा जो बठिंडा शहर है इस वेले तब्दील होया पिया एक झील के अंदर। अज तो 200-300 साल पहला इत्थे एक झील बहती सी, दरिया सतलुज बहता सी। अज वो स्थिति बठिंडे शहर की बनी पई है। सारा शहर जिथे तुसीं आपां परसा नगर के अंदर फिरदे आ, इत्थे तुसीं पिछले मेरे पिछे बैक साइड ते देखोगे 2-2, 3-3 फुट पानी है ते बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई पई है पानी की। ਤੇ 150-200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਜੋਗੀ ਨਗਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਵੀਰ ਕਲੋਨੀ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਰਬੇਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂ ਹੈ ਵੀ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੀਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕਿਆ ਮੀਂਹ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਕਣਾ ਸੀ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤਰਬੇਨੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इंडिया न्यूज़ ਲਈ बठिंडा ਤੋਂ अमनदीप गोतू। तो बठिंडा का हाल आपने देखा, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोग किस तरह से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ये भी आपने देखा किस तरीके से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं। वहीं मानसा में देर रात तेज बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं तेज बारिश की वजह से DC आवास की छत भी गिर गई और शहर के निचले इलाकों और खेतों में पानी भर गया, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। तो मानसा में भी बठिंडा की तरह ही बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं और कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी है कि प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है। हालांकि इस तरह की स्थिति हर साल होती है, प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार प्रशासन के दावे खोखले साबित होते हैं। तो अभी बरसातों की शुरुआत यहाँ पर हुई है। बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मानसा की बात की जाए या फिर बठिंडा की बात की जाए, हालात बहुत बुरी तरह से हो रखे हैं सड़कों पर। अगर हम देखें, वहीं अगर मानसा की बात की जाए, यहाँ पर जब DC के दफ्तर की छत गिरी, वहाँ पर जल्द से जल्द मुरम्मत के लिए लोग पहुँच गए, लेकिन आम जनता किस कदर परेशान है
उसकी कोई सुध लेने के लिए नहीं आ रहा है। वहीं पंजाबी और जाट समुदाय पर विवादित बयान देने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने सफाई दी। सीएम बिप्लब कुमार ने कहा कि अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों का सोच का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें दोनों समुदायों के लोगों पर गर्व है। आपको बता गए कि दरअसल त्रिपुरा के सीएम ने विवादित बयान दिया था और ये बयान था पंजाबी और जाट भाइयों को लेकर। उनका कहना था कि उनमें दिमाग की कमी होती है, हालांकि फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वहीं उन्होंने कहा था कि बंगालीज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पंजाबी और जाट समुदाय के लोगों पर उन्होंने टिप्पणी दी थी, जिसके बाद उन्होंने हालांकि ट्विटर के जरिए माफ़ी भी मांगी, सफाई भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस बयान के चलते काफ़ी विरोध उनका किया गया। पंजाबी और जाट समुदाय के लोगों पर उन्होंने टिप्पणी की थी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों समुदाय के लोग, हालांकि कुछ ही देर बाद उन्होंने ये भी कहा कि दोनों समुदाय के लोग हालांकि फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी हेल्प करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी द्वारा दी गई जो टिप्पणी थी, विवादित बयान था, इसके चलते लोगों में काफ़ी रोष पाया गया। वहीं त्रिपुरा के सीएम पे बयान पर मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी ने जो सिखों के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कहते हुए कि वो दलेर भी हैं, दरियादिल भी हैं, लेकिन दिमाग की कमी है, ये एक बहुत ही एतराज़जोग निंदाजनक अल्फाज हैं। मैं जरूर बिप्लब देव जी को ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी में दिमाग की कमी है तो आप हैं, जिन्होंने ना तो इतिहास पढ़ा है ना आपको इतिहास की जानकारी है। एक मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है, उसको बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। शायद आपको गुरतेज सिंह जैसे लोगों को नहीं पता, जिनके नाम थॉमस एडिसन से भी ज़्यादा पेटेंट हैं, और आपने बड़े सहज अल्फाजों में हमारे बारे में ये बात कह दी। मुझे जानकारी मिली कि अभी ट्वीट पर उन्होंने माफ़ी मांगी है। अच्छा होता अगर वो पढ़ते, बोलने से पहले पढ़ लेते। और आज भी मैं उनको जरूर ये कहना चाहता हूँ, अच्छा होगा अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर पहले पढ़ें, पहले आप अपनी बुद्धि में इजाफा करें और आप जानकारी रखें कि इस देश के महान लोग जो हैं उनकी बुद्धि में कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों को आंकने वाले की बुद्धि में कमी है। ये आपको ज्ञान पहले आना जरूरी है। ਅੱਜ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने एक बड़ा ही निंदनयोग बयान दिता है, जिस विच उन्हें पंजाबियों नूं बददिमाग ते हरियाणे के जाटां नूं बददिमाग दस्सिया। ये उही आदमी है, जिम ट्रेनर सी, जिहड़ा महाभारत दे वेले दसदा सी कि सैटेलाइट हुंदी सी। ये उही आदमी है जिहड़ा कहंदा सी कि जिहड़ा सिविल सर्विस का एग्जाम है वो कला सिविल इंजीनियर दे सकदा। मैं पूछना चाहता कि बीजेपी का ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। तो विवादित बयान देने के बाद बिप्लब कुमार देव ने माफी भी मांगी ट्विटर के जरिए। ट्वीट के जरिए उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था और अगर ऐसा हुआ है तो व्यक्तिगत रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
वहीं पंजाब सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट psgb.ac.in पर जारी किया गया है। छात्र अपने रोल नंबर और जन्म तिथि की मदद से अपना रिजल्ट वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से सुझाए गए वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है, जिसमें 90% छात्र पास हुए हैं। तो इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। पीएसजीबी का 90% बच्चे पास हुए हैं। पिछले बार के मुकाबले इस बार का रिजल्ट काफी बेहतर रहा। तो आपको बता दें कि पीएससीबी की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया है 12वीं परीक्षा का, जिसमें कि 90% बच्चे पास हुए हैं और पिछले साल के मुकाबले इस बार का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। आपको बता दें कि आप अगर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, 12वीं का परिणाम देखना चाहते हैं, तो आप pscb.ac.in साइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसमें आपको अपना रोल नंबर, स्टूडेंट को अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालनी होगी। वहीं मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह 5:35 पर निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। लालजी टंडन के निधन की जानकारी उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बाबूजी नहीं रहे। बताया जा रहा है कि देर रात ही लालजी टंडन की हालत फिर बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन को 11 जून को सांस लेने में परेशानी, बुखार और पेशाब में दिक्कत के कारण लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लालजी टंडन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया गया था। लालजी टंडन का 13 जून को ऑपरेशन किया गया था। दरअसल हालात गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी शिफ्ट किया गया था। बीच में 2 दिन बाईपास मशीन पर थे। लालजी टंडन की किडनी फंक्शन में दिक्कत थी, ऐसे में डायलिसिस करनी पड़ रही थी। अब लिवर फंक्शन में भी काफ़ी दिक्कत शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि 1935 को लखनऊ के चौक गांव में जन्मे लालजी टंडन की गिनती भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में होती है। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे। लालजी टंडन कई बार विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य रहे। लालजी टंडन बीएसपी और बीजेपी गठबंधन और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब हो जाने के बाद लालजी टंडन को 2009 में लखनऊ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 वोटों से हराया था। 23 अगस्त 2018 को लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल बने। इसके बाद 29 जुलाई 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। आपको बता दें कि आज सुबह 5:35 पर लालजी टंडन ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। वहीं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी लालजी टंडन के निधन पर शोक जताया। उन्होंने अपने ट्विटर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर दुख जताया और कहा कि मैं उनके परिवार के साथ हूं। इस मुश्किल घड़ी में, इस दुख की घड़ी में उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार के साथ हूं। श्रोमणी अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ट्विटर के जरिए दुख जताया। वहीं देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या 11,40,000 के पार जा चुकी है। इस महामारी के कारण अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं पिछले 24 घंटे में करीब 600 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त देश में कोरोना बिहार, यूपी और कर्नाटक में तेजी से फैल रहा है। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर जरूर सामने आई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है और यहाँ पर पिछले 24 घंटे में काफ़ी कम पेशेंट्स देखने को मिले हैं। तो दिल्ली से अच्छी खबर ज़रूर है, कोरोना की रफ्तार काफ़ी धीमी हुई है। वहीं बाकी अगर जगहों की बात की जाए, कर्नाटक, यूपी, बिहार की, तो वहाँ पर मामलों में इजाफा हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग लॉकडाउन के बाद काफ़ी लापरवाह हो रहे हैं, जिसके चलते मामले बढ़ रहे हैं। सो लोगों को मास्क पहनना होगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोग कामकाज पर जा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो इस दौरान ज़रूरी हो जाता है कि आप मास्क पहनें और आगे बढ़ें। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। पंजाब में कोरोना से अब तक 10,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 260 के पार जा चुकी है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना से 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
वहीं पंजाब का रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिशें कर रही है, लेकिन फिर भी रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में नए मामलों के सबसे ज़्यादा आंकड़े 400 के पार आज ही आए हैं। पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही लोगों की तरफ से सामने आ रही है, क्योंकि लोग लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। कोरोना महामारी को लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं और कुछ प्रिकॉशंस लेकर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिना मास्क पहने लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठा हो जाते हैं और ज़्यादातर पंजाब में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इस दौरान भी लोग मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। वहीं कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पंजाब की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पंजाब सरकार अब 10 लाख मास्क तैयार करने जा रही है। इस पर मिशन फतेह का लोगो लगाया जाएगा। मास्क तैयार करने के लिए पंजाब के सभी जिलों के डीसी को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एक मास्क को तैयार करने के लिए 5 रुपए भी दिए जाएंगे। इससे महिलाएं 10 लाख मास्क तैयार करके 50 लाख रुपए कमा सकती हैं। इन मास्क को पंजाब सरकार की ओर से लोगों को मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा। आपको बता दें कि मिशन फतेह के तहत महिलाओं को रोजगार मिलेगा। 10 लाख मास्क बनाने का काम दिया गया है। एक मास्क के 5 रुपए मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं कोरोना काल में महिलाओं को इससे रोजगार में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वहीं पटियाला के केंद्रीय जेल में एक कैदी ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी ने कैदी से भट्टी उठाने के लिए कहा था, जिसे कैदी ने उठाने से इनकार कर दिया और पुलिसकर्मी के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया। साथ ही पुलिसकर्मी पर हमला भी किया। इस बीच कैदी बेकाबू हो गया और अपने आप को भी उसने चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने धारा 186 और 353 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पटियाला केंद्रीय जेल से मामला सामने आया है, जहां पर कैदी ने खुद को चोट पहुंचाई। वहीं पटियाला सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां एक कैदी ने अपने आप को ही जख्मी करने की कोशिश की। दरअसल कैदी धर्मेंद्र सिंह किसी सरकारी काम से में खलल डाल रहा था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे फटकार लगाई तो उसने अपना सिर दीवार में मारना शुरू कर दिया। प्रशासन ने जख्मी कैदी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया और वहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने कैदी के बयान देने के बाद कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। पटियाला सेंट्रल जेल भी एक बार फिर से सुर्खियों में है। लगातार इस तरह के मामले जेल पर से सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर यहाँ पर सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं। तो जेल में कैदी ने खुद को जख्मी किया, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। कैदी है धर्मेंद्र सिंह नाम का कैदी है, जो कि ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ जो भी ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। वहीं पंजाब के खन्ना में गाय रखा दल की शिकायत पर पुलिस ने 5 गौ तस्करों को दबोच लिया है। ये बदमाश से ट्रक से भरे गायों को बूचड़खाना लेकर जा रहे थे। दरअसल गाय रखा दल के प्रधान सतीश को जानकारी मिली थी कि गौ तस्करों का एक गिरोह गायों से भरा ट्रक लेकर अबोह से हरियाणा की तरफ जा रहा है। इसकी जानकारी प्रधान ने तुरंत पुलिस तक पहुंचाई और पुलिस उन्हें दबोचने में कामयाब रही। पुलिस के मुताबिक ट्रक में 18 गायें थी, जिसमें से एक की दम घुटने से मौत हो गई। बाकी गायों को पुलिस ने नजदीकी गौशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अबोहर से हरियाणा में ये तस्करी हो रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 18 गायों को ले जाया जा रहा था, जिसमें से एक की दम घुटने से मौत हो गई। हिमाचल की खबरों का अब रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1630 के पास संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना से 535 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि अब तक 1065 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट हिमाचल में भी काफ़ी अच्छा है। देश भर की बात की जाए रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन मामलों में जो इजाफा हो रहा है कहीं ना कहीं उसके पीछे की वजह लोगों की लापरवाही है और हिमाचल में खास तौर पर
ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस को ज्यादा ट्रेस किया जा रहा है। वहीं हिमाचल में बस किराया बढ़ाया जाने पर विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश की जनता पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रही है, उसके ऊपर सरकार ने किराया बढ़ा दिया है, उस पर जनता पर आर्थिक दबाव डाला गया है। केंद्र सरकार भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और अब राज्य सरकार ने बस का 25% किराया बढ़ाकर जनता पर दोहरा वार किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह फैसला जनता के हित में नहीं है, इसीलिए तुरंत जयराम सरकार को वापस लेकर जनता के हित में सोचना चाहिए। तो मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से जयराम सरकार पर हमला बोला गया, कहा कि किराया बढ़ाने का फैसला, बसों का किराया बढ़ाने का फैसला सही नहीं। वहीं सोलन में बीजेपी कार्यालय बनाने के लिए खरीदी गई जमीन अब खिसकती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने 2016 में दीनानाथ नाम के एक शख्स से 90 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन का सौदा किया था और 85 लाख रुपए भी उसी वक्त दीनानाथ को दिए थे। लेकिन उसके बाद बीजेपी इस जमीन के लिए बकाया राशि देना भूल गई और अब बीजेपी अध्यक्ष आशुतोष वैद्य की नियुक्ति के बाद ये मामला सामने आया है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो एक के बाद एक परतें खुलने लगी। जमीन विक्रेता के मुताबिक जमीन का सौदा बिना नाम के तय हुआ था। इतना ही नहीं, अब यह जमीन किसी और को महज 26 लाख रुपए में बेची जा चुकी है, जिसने कई सवालों को जन्म दिया है और इसका जवाब पुलिस की कार्रवाई के बाद ही मिलेगा। वहीं हिमाचल में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने में प्रदेश सरकार हर संभव कोशिशें कर रही है। इस दौरान ऊना में विश्व शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी धाम में सावन अष्टमी का मेला कोरोना महामारी की वजह से नहीं लगेगा, इसलिए प्रशासन ने लोगों से घर बैठकर ऑनलाइन माता के दर्शन और चढ़ावा करने की अपील की है। तो कोरोना के चलते इस साल अष्टमी मेला नहीं लगेगा। मां चिंतपूर्णी धाम में श्रावण अष्टमी मेला इस साल नहीं लगेगा कोरोना के चलते। वहीं हिमाचल का विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण मेला आज से शुरू हो गया है, जो 29 जुलाई तक चलेगा। मां के दरबार को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया और पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ मेले का आगाज किया गया। इस दौरान मंदिर में चुनिंदा लोग मौजूद थे। कोविड के चलते इस बार श्रद्धालु मेले का आनंद नहीं ले पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा कि बेशक कोविड के चलते इस बार मेला सादगी से मनाया जा रहा है, लेकिन आने वाले 10 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी ताकि कोरोना महामारी से विश्व को निजात मिल सके। तो आपको बता दें कि बिलासपुर में सावन मेले का आगाज हो चुका है। 29 जुलाई तक ये मेला चलेगा और लोग ऑनलाइन इसके दर्शन कर सकेंगे। पूरे विधि विधान के साथ मेले का आगाज किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।